Assalamu alaikum dear students, and hi, I am Asrar Pathan from Rais Junior College Bhiwandi, and I welcome you to E-English Language Learning channel. Dear students, today we are going to study the second part of a poem, Song of the Open Road, and in this part we will discuss free verse, paradox, metaphor, theme, and summary. For the sake of understanding, we feel it better to start our part 2 with summary. ज़्यादा बेहतर ये पार्ट हमें समझ में आए, इसलिए हम लोग बेहतर समझते हैं, मुनासिब समझते हैं कि इस पार्ट को समरी से शुरू किया जाए ताकि पूरी पोइम की मालूमात एक मर्तबा हमारे सामने आ जाए खुलासे के तौर पर. So let's have the summary before us. The speaker of the poem is describing a trip on which he is embarking. यहाँ पोएट अपना सफ़र बयान कर रहा है. He describes himself as being healthy and free. उसने अपने आप को इस तरह से बयान किया है कि वो आज़ाद है, सेहतमंद है. And he realizes that he is the only person who is in complete control of his life. और उसको ये बिल्कुल एहसास है कि उसका जो सफ़र है उसके इख्तियार में है, उसकी जो ज़िंदगी है वो उसके इख्तियार में है. He chooses his own destiny. इसलिए उसे अपनी किस्मत बनाने का मौका मिला है. सिलेक्शन और चॉइस उसके हाथ में है. Because of this realization, he does not have to wish or hope or pray for good fortune. जब उसे ये एहसास है कि मुझे अपनी किस्मत बनाने का मौका मिला है और मेरी ज़िंदगी मेरे इख्तियार में है, ये सफ़र मेरे इख्तियार में है, तो इसीलिए वो दूसरों से कोई उम्मीद नहीं करता, ख्वाहिश नहीं करता, या इस बात के लिए वो दुआ नहीं करता कि मुझे खुश नसीबी मिले. He attests that he himself is his own good fortune. बल्कि वो इस बात की तस्दीक करता है कि वो खुश नसीब है. And that is all he needs. और वही चीज़ की उसे ज़रूरत है. There is nothing that he is lacking. कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसकी कमी उसके पास है. He will reach his destination on his own as he is strong and content. उसने अपनी मंजिल तय कर रखी है और वो अपने आप को ताकतवर समझता है और अपने आप को मुतमईन समझता है कि वो अपनी मंजिल तक सही तरीके से पहुंच जाएगा. And the earth will provide him with anything extra that is necessary. और ज़िंदगी उसको सिखा देंगी जो चीज़ उसको मालूम नहीं है या जो चीज़ की उसको ज़रूरत हो सकती है. The poet accepts that there are delicious burdens. उसने इस बात को कबूल किया है कि उसके साथ जायकेदार बोझ लगे हुए हैं. इससे मुराद हमारी टेक्स्ट बुक में स्वीट मेमोरीज लिया गया है डिलीशियस बर्डन से. इसका मीनिंग स्वीट मेमोरीज है. एक मीनिंग जो हमारे सामने और आता है वो प्रॉब्लम्स इन लाइफ, कि उसे एहसास है कि मेरी ज़िंदगी में मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स है और उससे छुटकारा नहीं पा सकता हूँ. जैसे अच्छी यादों से, शीरी याददाश्त से छुटकारा नहीं पाया जा सकता, ऐसे ही प्रॉब्लम से, मसाइल से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है. However, the speaker has decided to take those burdens with him and deal with them as they arise, because the poet and the burdens are reliant on one another. फिर भी वो अपने बर्डन्स को साथ में लेकर ज़िंदगी गुजारने को तैयार है और उनके साथ साथ अपनी ज़िंदगी बिताने को तैयार है. इसलिए कि पोएट ये तसव्वुर करता है कि बर्डन्स और वो
दोनों एक दूसरे पर मुनहसिर है, निर्भर है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये पोएम और उसकी समरी हम लोगों के सामने है। होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है। Now students, come to the theme of the poem. The theme of this poem is freedom and relaxation. When a person takes the open road, he feels healthy, free, the world before me, as the poet himself declares. Freedom और relaxation, आज़ादी और तफरीह, enjoyment, entertainment, ये पोएम की थीम है। जब इंसान सफ़र पर निकलता है तो जैसे पोइट ने एतराफ़ किया, कबूल किया है कि वो सेहतमंद है, वो आज़ाद है और पूरी दुनिया उसके सामने है। तो आज़ाद होने का मतलब क्या होता है? बीइंग फ्री मीन्स बीइंग एबल टू डू एनीथिंग यू वांट टू डू, कि इंसान अपनी मर्जी का काम कर सके। दैट्स वाई द पोइट इज ऑन द रोड ऑन फुट, ही इज केयर फ्री। इसीलिए वो पैदल खुली राह पर निकल पड़ा है कि वो आज़ाद है। He sees that the complete world is before him. उसके सामने पूरी दुनिया है। To give him different experiences of life. जिंदगी के अलग अलग तजर्बात उसे हासिल होंगे। Of different people, अलग अलग लोगों की तरफ से। Of different areas, अलग अलग एरियाज से उसको जिंदगी के तजर्बात हासिल होंगे। The poet has troubles upon him, but is relaxed, calm and is tension free. उसके साथ मसाइल लगे हुए हैं लेकिन उसके बावजूद वो मुतमईन है, रिलैक्स्ड है, खामोश है, टेंशन फ्री है। Having both freedom and relaxation takes the troubles away from him. ये दोनों चीज़ें उसके पास होने की वजह से उसके जो मसाइल है वो उससे दूर रहते हैं। When a person takes the open road, it involves making more choices. His experiences teaches him how life can be lived. जब इंसान खुली राह पर चल देता है तो उसके सामने बहुत सारी चॉइसेस होती है और उसे बहुत तजर्बात हासिल होते हैं, ज़िंदगी में नए नई चीज़ें सीखने मिलती है। The poet is of the opinion that life cannot be without problems. उसने इस बात को यहाँ सामने रखा है कि ज़िंदगी बगैर मसाइल के गुजारी नहीं जा सकती, एंड दैट ही कैन नॉट गेट रिड ऑफ हिज नियर एंड डियर वंस, और अपने एतराफ़, अपने जो चहीते लोग हैं उनसे भी छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। इट मे मीन मेन एंड वीमेन, उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग, उसके अइज़ा और अकरबा, उसके रिश्तेदारान। वो ये कह रहा है कि हम लोग अपने एतराफ़ के लोगों से, अपने करीब के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से भी छुटकारा नहीं पा सकते। सो द पोएट हैज़ लर्न टू लिव इन म्यूचुअल रिलेशनशिप विद ऑल द बर्डन्स दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। हाँ, इसलिए उसने मसाइल के साथ दोस्ती कर ली है और उनके साथ रहना सीख लिया है। द पोएट हैज़ डेवलप्ड दिस सेंस, और ये समझ उसमें कैसे आई है? बिकॉज ही इज फ्री, क्योंकि वो आज़ाद है। ही इज अंडरस्टैंडिंग, समझदार है, एंड टेंडर एट हार्ट, और नर्म दिन वाला है। ये चीज़ हमें पोएम के शुरू में बताई गई इंट्रोडक्शन में कि टेंडर एट हार्ट, तो नरमी दिल। तो वो उसके फ्री है, आज़ाद है, समझदार है और दिल का वो नर्म है। इसकी वजह से उसको सारी चीज़ों के साथ, सारे मसाइल के साथ ज़िंदगी गुजारना उसके लिए आसान हो गया है। सो ये थीम हमारे सामने है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, पोएटिक डिवाइसेस की तरफ, कि इस पोएम में क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल किए गए हैं। फ्री वर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस जो यहाँ इस्तेमाल में लाया गया है वो फ्री वर्स है। फ्री वर्स किसे कहते हैं? फ्री वर्स इज अ पोएट्री दैट डज नॉट राइम और हैव अ रेगुलर रिदम। फ्री वर्स किसे कहते हैं? ऐसी पोएट्री को कहते हैं जिसमें रेगुलर रिदम या राइम का, सुर और ताल का और काफिया बंदी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। देन व्हाट आर इट्स फीचर्स? इसके फीचर्स क्या होते हैं फिर?
The features of free verse are, फ्री वर्स के जो फीचर्स होते हैं जो हमें टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं वहां से ये चीज हम लोग डिस्कशन में ला रहे हैं. इट इज अ लिटरेरी डिवाइस that is free from limitations of regular meter और rhythm. फ्री वर्स आज़ाद नज्म कहते हैं इसे उर्दू में हम लोग. तो ये जो फ्री वर्स है ये एक अदबी तकनीक है और ये मीटर और रिदम इसकी बंदिशों से बरी जिम्मा है. पहला फीचर तो इसका ये है. Next, it does not rhyme with fixed forms and it still provides an artistic expression. इसमें राइम रिदम नहीं होता है जैसे आमतौर से पोएम में पाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद इसमें पोएम की सारी खूबियां मौजूद होती है. नेक्स्ट, it is free from artificiality of a typical poetic expression. पुराने ज़माने में पोएम लिखने के लिए जिस तरह से आर्टिफिशियलिटी का इस्तेमाल किया जाता था, मसनूइयत का इस्तेमाल किया जाता था, उससे फ्री वर्स ये आज़ाद होती है. और इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न पोइट्री. फ्री वर्स को आमतौर से जदीद नज्म में इस्तेमाल किया जाता है. The use of internal pattern of sounds, the choice of exact words and their chosen places attribute the free verse its lyrical or rhythmic beauty. अब फ्री वर्स में ना राइम है, ना रिदम है, ना मीटर है, ना ट्रेडिशनल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ अ पोएम है, ना आर्टिफिशियलिटी है, तो फिर इसमें नगमगी कैसे आती है? तो इसमें नगमगी, लिरिकल वैल्यू, रिदमिक ब्यूटी कैसे आती है? तो उसका तरीका ये है कि इसमें जो साउंड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी जो वर्ड्स होते हैं उसके साउंड्स होते हैं, और वर्ड्स को जिन प्लेसेस पर रखा जाता है उस सिलेक्शन की वजह से, एक तो साउंड्स, दूसरे वर्ड्स के प्लेसेस, इसकी वजह से इस फ्री वर्स में नगमगी आती है. लिरिकल और रिदमिक ब्यूटी, खूबसूरती जो आती है वो ये चीजों की वजह से इसमें आती है. सेकंड पोएटिक डिवाइस फिगर्स ऑफ स्पीच के तौर पर जो यहाँ यूज में लाई गई है वो पैराडॉक्स है. पैराडॉक्स किसे कहते हैं? रीड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. एक जुमला हमारे सामने है, जरा इसे पढ़ लीजिए हमारी पोएम से. पोइट ने क्या कहा है? ओल्ड डिलिशियस बर्डन. उसने कहा है मेरे पुराने मजेदार स्वादिष्ट बोझ. अब देखिए कितना अच्छा जुमला है, कितना कॉन्ट्रास्ट और कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पाया जा रहा है. बोर्ड में हम लोगों को इस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया गया है, अ बर्डन कैनॉट बी डिलिशियस. बोझ आदमी के लिए कभी भी मजेदार नहीं होता है, बोझ बोझ होता है. The poet has used this combination of contradictory words to express that he has many sweet memories of the people and places which he would like to remember forever. तो पोएट ने कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स क्यों यूज किए हैं? एक तो डिलिशियस है, मजेदार है, स्वादिष्ट है, जायकेदार है, और दूसरा बोझ है. तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स क्यों लाए? मुतजाद अल्फाज यहाँ क्यों जमा किए गए हैं? तो वो इशारा करना चाह रहा है कि उसको अपनी जिंदगी में अच्छे लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला है, अच्छे मकामात पर जाने का मौका मिला है. तो वो शीरी यादें, वो मीठी यादें उसके दिमाग में रच बस गई है और वो हमेशा उन्हें याद करेगा, कभी भूलेगा नहीं.
तो when such seemingly contradictory ideas or expressions are used in a poem, it is called paradox. तो जब इस तरह से दो अपोजिट ख्यालात को जमा कर लिया जाए तो हम लोग कहते हैं कि ये पैराडॉक्स है. पैराडॉक्स है. डिलिशियस बर्डन, जायकेदार बोझ, स्वादिष्ट बोझ. तो ये दोनों अलग अलग अल्फाज है, एक दूसरे के अगेंस्ट में जा रहे हैं, अपोजिट में जा रहे हैं. तो ऐसे वर्ड्स या ऐसे आइडियाज कहिए, बेटर वर्ड से ज्यादा बेटर हम लोग आइडियाज कहेंगे. व्हेन अपोजिट आइडियाज आर ब्रॉट टुगेदर, जब अपोजिट आइडियाज जमा कर दिए जाए, वी कॉल इट पैराडॉक्स. हम इसे पैराडॉक्स कहते हैं. आइए कुछ और एग्जाम्पल्स स्टडी करते हैं पैराडॉक्स के, ताकि ये चीज हमें समझ में आ जाए. देखिए, आई सेलिब्रेट द वर्च्यूज एंड वाइसेस. इस सेंटेंस में क्या कहा गया है? देखो, सेलिब्रेट का मतलब तो आपको मालूम है, जश्न मनाना, है ना. वर्च्यूज का मतलब अच्छाई होता है और वाइसेस का मतलब बुराई होता है. तो आदमी अच्छाई का जश्न मना सकता है. इज इट पॉसिबल? यस, इट्स पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है. आई सेलिब्रेट द वर्च्यूज, के मैं अच्छाई का जश्न मनाता हूं. आई सेलिब्रेट द वर्च्यूज. लेकिन ये पॉसिबल है क्या? आई सेलिब्रेट द वाइसेस, कि मैं बुराई का जश्न मनाता हूं. तो दैट साउंड्स क्वियर, स्ट्रेंज, अजीब लगता है ना, कि मैं बुराई का जश्न मनाता हूं. भाई, जश्न अच्छाई का मनाया जाता है, बुराई का थोड़ी ना मनाया जाता है. तो देखिए, यहाँ अपोजिट आइडियाज लाके रख दिए गए कि मैं जश्न मनाता हूँ, अच्छाई का जश्न मनाता है ना. कोई बच्चा पैदा होता है तो हम लोग जश्न मनाते हैं, लेकिन कोई मर जाए तो हम, हाँ, ये चीज हमें समझने की है. आई सेलिब्रेट द वर्च्यूज एंड वाइसेस. तो दोनों अपोजिट चीजें यहाँ लाके जमा कर दी गई है कि सेलिब्रेशन वर्च्यूज का होगा, वाइसेस का नहीं होगा. अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल हम लोगों के सामने. I must be cruel to be kind. मुझे मेहरबान बनने के लिए जालिम बनना पड़ेगा. देखिए कितनी अपोजिट बातें कही जा रही है, आइडियाज यहाँ जमा कर दी गई है. I must be cruel to be kind. एक तरफ तो काइंड बनना है उसको, और दूसरी तरफ कह रहा है कि काइंड बनने के लिए जरूरी ये है कि मैं क्रूअल बनूं, मैं जालिम बनूं. तो यहाँ अपोजिट चीजें लाके रख दी गई है, एक तरफ जालिम है, दूसरी तरफ मेहरबान है, नेक दिल है. और एक देखिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है. आई एम अ कंपल्सिव लायर. एम आई लाइंग व्हेन आई से दैट? हाँ, मैं पक्का झूठा आदमी हूं, सामने वाला कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं. आई एम अ कंपल्सिव लायर, वो कह रहा है कि वो पक्का झूठा आदमी है. और फिर ये भी कह रहा है, एम आई लाइंग व्हेन आई से दैट? वो ये कह रहा है कि मैं पक्का झूठा हूं. तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं ना. देखिए, वो झूठा है और वो कह रहा है, कबूल कर रहा है कि मैं झूठा हूं, और फिर भी वो सामने वाले से सवाल कर रहा हूं कि मैं अब झूठ तो नहीं बोल रहा हूं ना, तो कबूल कर रहा हूं, है ना. तो कैसे क्या भरोसा किया जा सकता है कि एक झूठा कोई बात सच बोले. तो यहाँ अपोजिट चीजें लाई गई है कि एक लायर है, वो झूठा है, लेकिन वो अपने बारे में ये कह रहा है कि मैं सच बोल रहा हूं. यानी ये रिटोरिकल क्वेश्चन है उसकी तरफ से कि मैं सच बोल रहा हूं. तो झूठ और सच यहां लाके जमा कर दिया गया, दो अपोजिट चीजें. थर्ड सेंटेंस में झूठ और सच है, सेकंड सेंटेंस में क्या है? क्रूअल और काइंड है, मेहरबान, नेक दिल, और इसी तरह से जालिम. और फर्स्ट सेंटेंस में वर्च्यूज और वॉइसेस है, अच्छाई और बुराई है. तो जब दो अपोजिट ख्यालात को, आइडियाज को जमा कर दिया जाए तो हम लोग कहते हैं कि ये पैराडॉक्स है. आइए इसको समअप करते हैं. पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट सीम्स कॉन्ट्राडिक्टरी, अनबिलीवेबल और एब्सर्ड बट मे बी ट्रू इन फैक्ट. तो पैराडॉक्स किसे कहा जाता है? तो पैराडॉक्स ऐसा जुमला होता है जो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, नाकाबिल यकीन होता है, और बिल्कुल अहमकाना जुमला होता है, लेकिन हो सकता हो कि सही भी हो, सच भी हो, ये भी हो सकता है. तो ये पैराडॉक्स है.
और एक फिगर ऑफ स्पीच जो यहाँ यूज हुआ है वो मेटाफर है, मेटाफर। द रोड इन द पोएम डज नॉट मीन ओनली द रोड टू ट्रैवल। यहाँ रोड सिंबलिकली इस्तेमाल में आया है, हम लोग पहले भी इसे स्टडी कर चुके हैं, अलामत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रास्ता जिस पर हम लोग चलते हैं। द पोएट वॉन्ट्स टू सजेस्ट द रोड ऑफ लाइफ। पोएट किस तरफ इशारा करना चाह रहा है? जिंदगी की राह की तरफ इशारा करना चाह रहा है, जिंदगी के रास्ते की तरफ इशारा करना चाह रहा है। दस रोड इज अ मेटाफर विच स्टैंड्स फॉर लाइफ। तो रोड का इस्तेमाल या मेटाफर के तौर पर, इस्तिआरे के तौर पर किया गया है, जो जिंदगी के लिए इस्तेमाल में आया है, जिंदगी के लिए यूज हुआ है। रोड इज टू ट्रैवल एंड लाइफ इज टू लीड। रोड पर हम लोग सफर करते हैं और जिंदगी बिताई जाती है। जिंदगी भी क्या है? एक सफर है। बोथ रोड एंड लाइफ सिग्निफाई जर्नी। दोनों चीजें, रोड और लाइफ, किस तरफ इशारा करते हैं? सफर की तरफ। रोड भी, इस पर लोग आते जाते रहते हैं, और जिंदगी में भी लोग आते जाते रहते हैं। रोड इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स, प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट सिनेरियोज, सो इज लाइफ। रोड देखते हैं हम लोग, कितने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उबड़ खाबड़ रोड होता है, कितने चढ़ाव और कितने उतार, नशीब फराज इसका मजमुआ होता है। इसके ऊपर ट्विस्ट एंड टर्न्स, पेच-ओ-खम पाए जाते हैं, और रोड पर हम लोगों को अच्छे मनाजिर भी देखने को मिलते हैं और हमें नाखुशगवार मनाजिर देखने को भी मिलते हैं। तो जैसे रोड का मामला है वैसे ही जिंदगी है। हमारी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते हैं, हमारी जिंदगी में भी टर्न्स एंड ट्विस्ट आते हैं, और हमारी जिंदगी भी अच्छे और बुरे का मजमुआ, कॉम्बिनेशन होती है। कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए मेटाफर के, आमतौर से हम लोग कहते हैं यू आर अ टाइगर, कि भाई आप शेर है। कितनी बड़ी बात है, हमने आपको शेर कह दिया, यू आर अ टाइगर। ओके। सेकंड एग्जाम्पल आपके सामने, लाइफ इज अ जर्नी, जिंदगी एक सफर है। और थर्ड एग्जाम्पल देखिए कितना अच्छा है, हर माउथ वॉज अ फाउंटेन ऑफ डिलाइट। उसका जो मुंह है ना, वो खुशी का फव्वारा है। तो मेटाफर किसे कहते हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं इसे, मेटाफर किसे कहा जाता है। देखिए, when there is an indirect comparison between two objects of different kinds having one quality in common, it is called metaphor. मेटाफर किसे कहा जाता है? जब दो अलग अलग चीजों में, जिनमें कोई एक खूबी, कोई एक क्वालिटी एक जैसी हो, कॉमन हो, यकसा हो, उसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाए तो हम लोग इसे मेटाफर कहते हैं, मेटाफर कहते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ रोड है, रोड का मतलब यहाँ क्या लिया जा रहा है? लाइफ लिया जा रहा है। तो रोड अलग चीज है, लाइफ अलग चीज है। अच्छा, ये हमारे सामने तीन मजीद एग्जाम्पल्स है। इसमें देखो, एक तो यू है, यू यानी इंसान है, और टाइगर यानी जानवर है। अब इंसान और जानवर दोनों अलग अलग चीजें, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जब दो अलग अलग चीजों में कंपैरिजन किया जाए, लेकिन ये दो अलग अलग चीजें बिल्कुल अलग होनी चाहिए। एक इंसान है, एक जानवर है, जैसे कि यहाँ हमारे सामने है, लेकिन इनमें कोई एक क्वालिटी यकसा होनी चाहिए। तो इंसान में और शेर में एक क्वालिटी कौन सी कॉमन है? तो क्वालिटी कॉमन ये है कि ब्रेवरी, ब्रेवरी, कि दोनों क्या है? हाँ, बहादुर है। दोनों क्या है? शुजा है, बहादुर है। तो हम लोग कहेंगे कि ये कॉमन क्वालिटी की वजह से जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाएगा एज और लाइक के बिना, क्योंकि एज और लाइक लग जाता है तो वो सिमिली हो जाता है, हमें ये पता है। तो when there is an indirect comparison between two objects of different kinds having one quality in common, it is called metaphor. metaphor किसे कहते हैं? जब दो अलग अलग चीजों में, जिनमें कोई एक खूबी, एक क्वालिटी कॉमन हो, उनमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाए तो हम लोग कहते हैं कि वो मेटाफर है। यहाँ एक तरफ लाइफ है, दूसरी तरफ जर्नी है। लाइफ अलग चीज है, जर्नी अलग चीज है, लेकिन जिंदगी सफर है, जिंदगी
तो दोनों में क्या चीज कॉमन है? व्हाट इज द कॉमनैलिटी? कॉमनैलिटी दोनों में क्या है, क्या कॉमननेस है? तो दोनों में कॉमनैलिटी ये है कि लाइफ गुजारी जाती है और सफर भी गुजर जाता है। हाँ, लाइफ भी हमें जिंदगी बितानी पड़ती है, सफर भी बिताना पड़ता है। अच्छा देखो, अब यहाँ थर्ड सेंटेंस में हर माउथ, एक तो क्या, किस तरफ इशारा किया जा रहा है? हाँ, कि उस लड़की का मिजाज इतना अच्छा है, हम लोग इस तरह से मतलब लेंगे उसका। हर माउथ वॉज अ फाउंटेन ऑफ डिलाइट। एक तरफ तो उसका मुंह है और दूसरी तरफ फाउंटेन है। दोनों में क्या कंपैरिजन किया गया है कि मुंह में से हम लोग कुछ ना कुछ बात बाहर निकालते हैं ना, बोलते हैं, और फाउंटेन में से भी क्या होता है, पानी बाहर निकलता है। तो उसका मुंह ऐसा है कि जब भी कुछ बोलती है तो लोगों को खुश कर देती है वो। इस तरह से हर माउथ वॉज अ फाउंटेन ऑफ डिलाइट। तो उसके माउथ में और फाउंटेन में एक कॉमनलिटी क्या है कि कुछ चीज दोनों में से बाहर की तरफ निकलती है। तो हम लोग कहेंगे ये मेटाफर है। तो मेटाफर समझ में आ गए होंगे आप लोगों की बेटा, कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब दो अलग अलग चीजों में जिनमें कोई एक क्वालिटी यकसा हो, उसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे मेटाफर कहते हैं। जैसे कि देखो, हमारे घरों में हमारी अम्मी और हमारी माएँ हमें क्या कहती है, मेरा चांद आया रे। अब ये एग्जाम्पल जो है, मेरा चांद आया रे, तो बेटे से कहती है माँ मेरा चांद, तो बेटा है, वो चांद कहाँ से बन गया? नहीं, वो दोनों में कंपैरिजन किया गया है कि मेरा बेटा भी खूबसूरत है, चांद भी खूबसूरत है, इस तरह से। तो ये मेटाफर है। ओके, गॉट इट? सो ये हमारे सेकंड पार्ट का डिस्कशन यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस।